हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में पढ़ रहे थे। बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर हमने स्टार्ट कर रखा था और उसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 पर पहुंच गए थे। यूनिट नंबर 4 में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोकतंत्र और शिक्षा के बारे में, कि लोकतंत्रीय जो व्यवस्था है वो कैसी है और उसके अंदर शिक्षा का जो महत्व है वो क्या रहेगा। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोकतंत्र के अर्थ के बारे में, लोकतंत्र के सिद्धांत क्या होते हैं, लोकतंत्र के अंदर शिक्षा का क्या महत्व है। उन सब बातों को हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जो जनता के द्वारा चला जाता है, ठीक है। और हिंदी भाषा का जनतंत्र शब्द, लोकतंत्र को क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी। और हिंदी भाषा का क्या है, जनतंत्र शब्द है, जो दो शब्दों जन और तंत्र से मिलकर के बना हुआ है। क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर पूरे नंबर लेने हैं तो हमें इसी तरीके से बना करके उसको लिखना पड़ेगा। और इस प्रकार जनतंत्र का अर्थ हुआ कि जनता का शासन, एक ऐसा शासन जो जनता के द्वारा चला जाता है, जनता का शासन। और इस प्रकार अंग्रेजी भाषा का डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस और क्रेटिक, डेमोस और क्रेटिक से मिलकर के बना है। और डेमोस का अर्थ होता है शक्ति और क्रेटिक का अर्थ होता है शासन, ठीक है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ कि जनता का शासन, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया। डेमोक्रेसी जो है यूनानी भाषा का शब्द है और जो आपका जनतंत्र है वो हिंदी भाषा का शब्द है, जिसका दोनों का अर्थ क्या है, जनता का शासन से है। अधिकतर जनतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में शासन व्यवस्था के रूप में किया जाता है, जबकि वास्तविक तथा व्यापक अर्थ में इसके अनेक रूप पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बारे में अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। लोकतंत्र यानी कि जनतंत्र एक ऐसा शासन है जो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, ठीक है। और जनता के द्वारा चला जाता है, ठीक है। जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा चला जाता है, एक ऐसा शासन है, ठीक है। ये हो गया आपके लिए लोकतंत्र का अर्थ, या फिर अब्राहम लिंकन जी की जो परिभाषा है वो हमने देख ली यहाँ पर, ठीक है। अब हम जानेंगे कि भारतीय लोकतंत्र के कुछ मूल सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों के ऊपर भारतीय लोकतंत्र क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। सबसे पहले है स्वतंत्रता, फ्रीडम। यह प्रजातंत्र का पहला मूलभूत सिद्धांत होता है, क्या, फ्रीडम, आजादी देना सबको। इसके अनुसार व्यक्ति को अपना विकास करने और विचारों की अभिव्यक्ति क्या होती है, स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसके अधिकार के आधार पर कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य पर, कोई समाज किसी दूसरे समाज पर, अथवा कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर अधिकार नहीं जमा सकता। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य यह भी है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरों की स्वतंत्रता की भी क्या करनी है, रक्षा करनी चाहिए। यानी कि आपको स्वतंत्रता है कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसी से बातें कर सकते हैं, देश में कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी आप लोग नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग किसी दूसरे राज्य पर कब्जा नहीं कर सकते, दूसरे समाज पर, दूसरे परिवार पर, ठीक है। तो उस टाइप की जो स्वतंत्रता वो आपको नहीं है। नेक्स्ट, दूसरी बात आती है क्या, समानता। स्वतंत्रता के बाद आती है समानता, यानी कि इक्वलिटी। प्रजातंत्र में जाति, धर्म, लिंग, धन आदि किसी आधार पर जो है व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं किया जाता। और प्रजातंत्र में सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक या शैक्षिक हो, सभी व्यक्तियों को अपनी प्रगति करने के समान अवसर दिए जाते हैं। परंतु समान अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का तथा दूसरों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि समानता होनी चाहिए, किसी भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर जो हम लोग किसी के साथ जो भेदभाव नहीं कर सकते। सभी को समानता का अधिकार है, हर जगह उनको क्या हो रहे, समान अवसर जो है वो उपलब्ध करवाने चाहिए, ठीक है। और अपने कर्तव्यों के साथ साथ हमें क्या करना है, दूसरे के कर्तव्यों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे कैसा ही प्रोग्राम हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षिक हो, सभी जगह क्या है, सबको इक्वल अवसर जो है वो मिलने चाहिए। तो दो सिद्धांत हमने देखे, एक तो क्या स्वतंत्रता, दूसरा क्या समानता। तीसरे सिद्धांत पर हम लोग आते हैं। तीसरा सिद्धांत क्या होता है, भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा। भ्रातृत्व का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों में भाईचारे, प्रेम और सहयोग की भावना होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हो, अमीर हो या गरीब हो,
प्रजातंत्र सहज तत्वों के सिद्धांत में विश्वास रखता है और इसके अनुसार संसार की समस्याओं का समाधान युद्ध नहीं वरना आपसी प्रेम, समझौता और विचार विमर्श द्वारा किया जाना चाहिए। भाईचारे की भावना व्यक्ति को गंभीर से गंभीर संकटों से क्या करती है, मुक्ति दिलाने में क्या होती है, सक्षम होती है। तो हमें पूरे देश के अंदर क्या होना चाहिए, एक भाईचारे की भावना से क्या है, हमें रहना है। ठीक है, जिसमें ना किसी जाति का, ना किसी धर्म का, ना किसी लिंग का, अमीर का या फिर गरीब का, ना किसी समाज का कोई क्या हो सकता है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी के साथ भाईचारे से रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सभी व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है और न्याय के द्वारा ही व्यक्ति में पाई जाने वाली पाशविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हो सकता है तथा समाज के व्यापक हितों की रक्षा हो सकती है। न्याय प्रदान करने पर ही समानता एवं स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। जनता को न्याय प्रदान करते समय किसी तरह का भेदभाव, पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए तथा तभी वास्तविक प्रजातंत्र स्थापित होगा और लोकतंत्र की न्याय प्रणाली में आस्था दृढ़ होगी। ठीक है, कि जो सामाजिक जो न्याय है वो क्या होना चाहिए, सभी के लिए क्या होना चाहिए, समान तरीके से होना चाहिए। ठीक है, सभी को जो है सामाजिक न्याय मिले, किसी तरीके का न्याय करते समय कोई भी भेदभाव नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम भेदभाव करेंगे तो फिर क्या होगा, प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को हम लोग सभी के लिए जो इक्वल नहीं बना सकेंगे। तो इसलिए न्याय क्या होना चाहिए, सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, सभी को समान सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। नेक्स्ट है समाजवाद। इसके बाद बात आती है समाजवाद की। ठीक है, भारतीय समाज का उद्देश्य आदर्श समाजवादी समाज की स्थापना करना है और इस समाज में व्यक्तियों में जाति, धर्म, लिंग, अर्थ, संस्कृति आदि किसी आधार पर भेद नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त समाजवाद का महत्वपूर्ण आधार आर्थिक भी होता है और इसमें वर्ग विहीन समाज की स्थापना का प्रयत्न किया जाता है। भारतीय समाजवाद जनतांत्रिक सिद्धांतों और गांधी जी के सर्वोदय के विचार पर आधारित है। यानी कि समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विषमताओं को दूर कर जनमानस को सुखी व समृद्ध बनाना, जो इसका मुख्य लक्ष्य है। तो भारतीय समाज जो है वो क्या है, एक आदर्श समाज है। क्यों? क्योंकि इस समाज में व्यक्ति में जाति, धर्म, लिंग या फिर के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव जो है भारत के अंदर नहीं किया जाता है। ठीक है, और सभी को जो है अच्छी सुख सुविधाएं, समृद्धि प्राप्त हो, इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये हमारा 5वां सिद्धांत था, क्या, समाजवाद का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे आता है हमारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद के बाद क्या आएगा, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, कि हमारा जो देश है वो कैसा है, वो धर्मनिरपेक्ष देश है, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्म के आधार पर व्यक्तियों में कोई भेद नहीं किया जाता। लोगों को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म का अनुसरण तथा प्रचार प्रसार करें, परंतु राज्य इस कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता। और इसी आधार पर हमारे संविधान में भारत में राष्ट्र धर्म के नाम से कोई धर्म नहीं है और धर्मनिरपेक्ष का एक संक्षिप्त सा मूल तंत्र है कि अनेकता में एकता, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। आप अपने धर्म को प्रचार प्रसार कीजिए, अपने धर्म को मानिए, आप अपने धर्म के हिसाब से अपनी पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन जो देश है वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। इसी को हम लोग क्या कहा है, धर्मनिरपेक्षता कहा है। ये थे हमारे सिद्धांत। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं सिद्धांत के बाद लोकतंत्र और शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, लोकतंत्र और शिक्षा के उद्देश्य, कि किसी भी लोकतंत्र के अंदर शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, उसके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना, कि जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है और वह देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, जनतंत्रीय शिक्षा द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो। वर्तमान विद्यालय में प्राय बालकों के बौद्धिक विकास की ओर से और ही अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि वो अनुचित है। बौद्धिक विकास के साथ बच्चे के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी अपेक्षित है, तभी व्यक्ति का क्या होगा, गत्यात्मक विकास संभव है। ठीक है, यानी कि होता है क्या है कि अगर हमारा देश लोकतांत्रिक है तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो देश के लोगों को आगे लेकर के जाएगा, उनको लोकतंत्र के जो उनके अधिकार है उसके बारे में जागरूक करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि लोकतंत्र में अगर शिक्षा, तो शिक्षा क्या कार्य है, सबसे पहले व्यक्तित्व का विकास करना। यानी कि हमें जो व्यक्तित्व बच्चों को बनाना है वो एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो क्या हो, सर्वांगीण, जिसका विकास हो। ठीक है, जिसके अंदर भौतिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, हर तरीके का विकास हमें उसका क्या है, करना है। नेक्स्ट,
दूसरा है जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। ठीक है, देखिए इसमें क्या आएगा, जनतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति आदर्श नागरिक के रूप में अपने सभी कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करे, वह इस योग्य हो कि वह महत्वपूर्ण विषयों पर स्वतंत्र निर्णय ले सके, देश की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में वह स्वतंत्र चिंतन कर सके, चुनाव के समय वो अपने मताधिकार का सही प्रयोग कर सके, सत्य और असत्य में भेद कर सके, और वह अपने सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखे, उसकी अपने इस जीवन के प्रति उत्तर दृष्टि तथा उसमें विभिन्न दृष्टिकोणों में समन्वय करने की क्षमता हो, यानी कि एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास करना है। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति का विकास करना जो देश, समाज और राष्ट्र के हित में सोच सके। ठीक है, अपने खुद के हित में सोच सके, एक ऐसे व्यक्तित्व का क्या करना, हमें क्या करना, विकास करना, जो अच्छे और बुरे की क्या कर सके, पहचान कर सके देश के लिए। तो ऐसे व्यक्ति का हमें निर्माण करना है। नेक्स्ट अगली बात आती है क्या, व्यवसायिक कुशलता का विकास, व्यवसायिक कुशलता का विकास। व्यवसायिक जो कुशलता है वो क्या रहेगी, व्यवसायिक कुशलता का विकास, एक अच्छे नागरिक का स्वावलंबी होना अत्यंत आवश्यक है, और देश का औद्योगिकरण में नए नए कारखाने खुले और उत्पादन बढ़े, भरपूर हो निर्यात। इसके लिए आवश्यक है कि देश में अच्छे कुशल इंजीनियर की कमी न हो, जिसके लिए हम लोगों को उत्तम तकनीकी में प्रशिक्षण देना चाहिए। देश में तकनीकी व इंजीनियरिंग विद्यालयों के भरमार हो, जिनके द्वारा जो व्यक्ति जिस स्तर में काम करना चाह रहा है उसे वह कुशलतापूर्वक संपन्न करें, तभी जनतंत्र का विकास होगा और देश प्रगति के पथ पर क्या होगा, अग्रसर हो पाएगा। ठीक है, यानी कि व्यवसायिक कुशलता का मतलब क्या है कि हमें ऐसे लोगों को तैयार करना है, ऐसे इंजीनियरों को तैयार करना है जो क्या करे, जो देश की तरक्की को आगे बढ़ाए, नए नए उद्योगों की हम लोग क्या करें, स्थापना करें, नई नई टेक्निक जो हमारे देश के अंदर आए। नेक्स्ट, नेतृत्व के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। जनतंत्र तभी सफल होगा जब विभिन्न क्षेत्र में योग्य एवं सक्षम नेता हों। नेतृत्व से तात्पर्य केवल राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व से नहीं है, वरन सभी क्षेत्रों में योग्य व्यक्तियों के हाथों में नेतृत्व होना चाहिए। इसके लिए नेतृत्व की शिक्षा आवश्यक है। नेता में योग्यता, सहनशीलता, दूरदर्शिता, बुद्धिमानी, अनुशासन, सहिष्णुता, सहयोग, न्याय, परिश्रमशीलता आदि गुणों का होना अनिवार्य है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए योग्य, ईमानदार, समझदार नेताओं की आवश्यकता है, और यह कार्य जो है जनतंत्रीय शिक्षा द्वारा ही क्या है, संभव हो सकता है। ठीक है, यानी कि नेतृत्व की शिक्षा, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब चुनाव का समय आता है तो जो नेता जो पोस्टर अपने चिपकवाते हैं, जो बैनर नए नए बनवाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपके अपने युवा नेता, आपके अपने समझदार नेता, जुझारू, कर्मठ, ठीक है, ईमानदार, वो सारे के सारे जो गुण है लीडरशिप के वो उसके अंदर लिखे होते हैं। तो एक लीडर अगर आपको बनना है तो वो सारे गुण क्या आपके लोग के लिए होने चाहिए, और हर फील्ड में एक अच्छे लीडर की जरूरत है। नेक्स्ट है धार्मिक सहिष्णुता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। धार्मिक सहिष्णुता, हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और इन सभी के अपने अपने पूजा गृह, मेले व परंपराएं हैं। यदि इन विभिन्न धर्मावलंबियों में परस्पर मेल नहीं होगा तो देश में आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते रहेंगे, और जनतांत्रिक शिक्षा व्यक्तियों में सौहार्द और सहिष्णुता की भावना का विकास करेगी, जिससे कोई भी धर्मावलंबी किसी दूसरे के धर्म कार्य में बाधा नहीं डाल सकेगा। इस दृष्टि से सभी धर्मों का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य समझा जाता है, और साथ ही संकीर्ण मानसिकता को त्याग करके उसे व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता का मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग हैं, हिंदू धर्म है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सभी के धर्मों के त्योहारों का, उनके मेलों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमें सांप्रदायिक दंगे जो नहीं करने चाहिए, जैसे बीच बीच में क्या होता है कि हिंदू मुसलमान में लोगों को बांट करके जो है दंगे करवा दिए जाते हैं, तो ऐसे दंगे जो है देश के अंदर नहीं होने चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता देश के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट, देशभक्ति की भावना का विकास। देशभक्ति की भावना का विकास, कि शिक्षा के द्वारा बालकों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए, अन्यथा साम्राज्यवादी अथवा धार्मिक रूढ़िवादी ताकतें हमें गुलाम बना लेगी। बालकों में प्रारंभ से ही देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी जानी चाहिए। हाँ, देश प्रेम की भावना उत्पन्न करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि यह प्रेम संकुचित राष्ट्रीयता का रूप न ले ले। विद्यार्थियों को प्रारंभ से ये पढ़ाना चाहिए कि वे केवल राष्ट्र के ही नहीं वरन विश्व के भी नागरिक हैं। साथ ही वैसे दो कुटुंबकम की भावना उनमें उत्पन्न
की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चों के शुरुआत से ही दिमाग में ही क्या होना चाहिए, ये हमें डालना पड़ेगा कि हमें क्या करना, अपने देश की रक्षा करनी है और देश के मान सम्मान के लिए क्या हमें हमेशा तैयार रहना है। तो देशभक्ति की भावना बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, अवकाश के समय का सदुपयोग, प्रॉपर यूज ऑफ लीजरियस टाइम। जनतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को अवकाश काल का सदुपयोग सिखाना भी है। यह अत्यंत आवश्यक कार्य है क्योंकि अधिकांश व्यक्ति अपने समय को निरर्थक कार्यों में व्यतीत करते हैं। समाज को आर्थिक संपन्नता और कल्याण के लिए आवश्यक है कि अवकाश के समय का सदुपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाए, जिससे व्यक्ति के कौशल में वृद्धि हो सके, जिससे व्यक्ति के जो कौशल है उसके अंदर क्या हो सके, वृद्धि हो सके, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। ठीक है, वो अपनी नई नई स्किल को बढ़ा सके, किसके अंदर, जो अवकाश का जो टाइम होता है उसके अंदर। ठीक है, ये हमने पढ़ा क्या कि लोकतंत्र के अंदर शिक्षा जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए, उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए लोकतंत्र के अंदर शिक्षा के। ठीक है, फिर है कि लोकतंत्र के अंदर शिक्षा की आवश्यकता या फिर उसका महत्व क्यों पड़ा, उसकी नीड और इंपोर्टेंस क्या है एजुकेशन की डेमोक्रेसी के अंदर। देखो, शिक्षा प्रजातंत्र का आधार है और उसकी रीढ़ की हड्डी भी है, क्योंकि इसी के द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तंत्र स्थापित किया जाता है। और शिक्षा के अभाव में व्यवसायिक कुशलता का विकास, धार्मिक सहिष्णुता और एकता का विकास भी जो है नहीं कर सकता। ये सारी बातें हमने पढ़ ली कि शिक्षा के अभाव में जो हम लोग व्यवसायिक कुशलता, यानी कि हमें क्या करना है, शिक्षा के द्वारा जो हमारे उद्देश्य वो क्या क्या कहते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर देख के देखो, राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, धार्मिक सहिष्णुता, एकता का विकास करना, ये सारी बातें हमने अभी पढ़ी है। प्रशासकीय व्यवस्था के रूप में जनतंत्र के जो भी दोष दृष्टिगत हो रहे हैं, जैसे वोटों की राजनीति, अस्वस्थ प्रतिद्वंदता, भ्रष्टाचार, अधिकारों का दुरुपयोग, अयोग्य व्यक्तियों का जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव, उन सब का कारण है उचित शिक्षा का अभाव। जनतंत्र की मूलभूत आवश्यकता है नागरिकों की शिक्षार्थ व्यक्ति को अधिकारों के उपभोग के साथ साथ कर्तव्यों के दायित्वों का भी निष्ठापूर्ण पालन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों है, ताकि हम लोगों को ये सिखा सके कि लोकतंत्र के अंदर क्या उनके अधिकार है और क्या उनके कर्तव्य बनते हैं लोकतंत्र के प्रति। ठीक है, और इसकी आवश्यकता केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, वरना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में त्याग, प्रेम, सहिष्णुता, सहयोग, सद्भाव इत्यादि गुणों का परिचय देना जरूरी है अगर आप लोकतंत्र के अंदर रह रहे हैं। यह कार्य केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। यहाँ शिक्षा शब्द का प्रयोग मात्र विद्यालय शिक्षा के रूप में नहीं, व्यापक अर्थ में किया जाता है। शिक्षा के द्वारा समाज के सभी व्यक्तियों में ऐसे उत्तम आदर्शों का विकास किया जाना चाहिए जिससे जनतंत्र की रक्षा हो सके। इसलिए हेदरिंगटन ने कहा था कि जनतंत्रात्मक सरकार शिक्षित जनता की मांग करती है। जनतंत्रात्मक सरकार जो होती है, जो जनतंत्र की जो सरकार होती है, शिक्षित जनता की मांग करती है कि जनता क्या होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए, तभी जनतंत्र सरकार, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, अच्छी बन पाएगी। जनतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को प्रतिबद्ध करने का श्रेय मुख्य रूप से जॉन ड्यूवी को है, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में लिखा कि जनतंत्र में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो व्यक्तियों में सामाजिक कार्यों तथा संबंधों में व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न कर सके और उनमें ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण कर सके जो बिना कोई अव्यवस्था उत्पन्न किए सामाजिक परिवर्तन ला सके। ठीक है, यानी कि हमें अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करना है। ये समाजशास्त्री जॉन डेवी, जिन्होंने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में ये बातें कही है कि जनतंत्र में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जो व्यक्ति के सामाजिक कार्यों तथा संबंधों में व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न कर सके और ऐसे मानसिक आदतों का निर्माण कर सके जो बिना कोई अव्यवस्था किए सामाजिक परिवर्तन लाने में क्या हो, सक्षम हो। ठीक है, तो अब देखेंगे कि क्या क्या हम लोग बात कर सकते हैं, क्या क्या आवश्यकता और महत्व थे। सबसे पहले कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराने के लिए लोकतंत्र के अंदर शिक्षा की जरूरत है। कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराना, प्रजातांत्रिक शासन में नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने कर्तव्यों और अधिकारों से न केवल भली भांति परिचित हो, वरन अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से क्या कर सके, पालन भी कर सके। तो अपने कर्तव्यों का और अपने अधिकारों का जो है अच्छे तरीके से प्रयोग कर सके, उसके लिए क्या है, शिक्षा जरूरी है लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, आपको अपने अधिकारों का तो पता होना चाहिए, साथ में अपने कर्तव्यों का भी क्या हो, पता हो। दूसरा है योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए प्रजातंत्र की सफलता ऐसे नागरिकों पर निर्भर करती है जो योग्य हो, कार्य कुशल हो, उत्तम चरित्र वाले हो,
स्वतंत्रता, समानता और न्याय के महत्व को समझने वाले हो, जातीयता, सांप्रदायिकता और ऊंच नीच की संकीर्ण भावना से परे हो, ऐसे उत्तम नागरिकों का निर्माण केवल शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए प्रजातांत्रिक राज्य में योग्य और उत्तम नागरिक निर्माण के लिए शिक्षा अत्यंत क्या है, आवश्यक है। यानी कि योग्य व्यक्ति का निर्माण करना, ऐसे व्यक्ति हो जो देश के बारे में सोच के, जो समाज के बारे में सोच के, जो राष्ट्र के हित की बात करे, ठीक है, ऐसे लोगों का चुनाव हमें करना है, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हमें करना है, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक जागरूकता के लिए, कि प्रजातंत्र में नागरिक देश के शासन का संचालन करने के लिए प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं, और अतः उन्हें मतदान के महत्व से भली भांति परिचित होना चाहिए। उन्हें शासन व्यवस्था की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि उनके प्रतिनिधि किस प्रकार से शासन का संचालन करते हैं और किस प्रकार अपने वायदों को पूरा कर रहे हैं, किस सीमा तक जनहित के कार्यों को कर रहे हैं। और यह कार्य शिक्षा का है। शिक्षा ही व्यक्ति को मतदान का महत्व बतलाती है, शासन व्यवस्था की जानकारी देती है और उनमें राजनीतिक जागरूकता पैदा करके उनमें राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की रुचि पैदा करती है, ठीक है। तो राजनीतिक जागरूकता के लिए जरूरी है कि आप राजनीतिक जागरूकता देश के अंदर आए, इसके लिए शिक्षा जरूरी है कि आपको किसको अपना मतदान करना है, क्यों करना है, क्या जिस व्यक्ति आप लोग मतदान कर रहे हो वो देश के लिए, आपके समाज के लिए वो व्यक्ति सही है या फिर नहीं है। उन सब चीजों की जागरूकता के लिए आपका शिक्षित होना क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में क्या कहा गया, देश प्रेम की भावना का विकास करने के लिए, देश प्रेम की भावना का विकास करने के लिए प्रजातंत्र की रक्षा और उन्नति का उत्तरदायित्व देशवासियों पर होता है। इसके लिए आवश्यक है कि उनमें देश प्रेम की भावना हो, उनमें त्याग की ऐसी भावना हो कि वे देश के हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों की परवाह न करें, अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार हो। उनमें ऐसी भावना हो कि वे देश मेरा है, कि यह देश मेरा है, देश की उन्नति मेरी उन्नति, इसलिए इसकी रक्षा के लिए हमें प्राणों का मोह नहीं करना चाहिए। और देशवासियों इस प्रकार की भावना का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। यानी कि लोगों के अंदर देश प्रेम कितनी भावना होना चाहिए, वो अपने देश के लिए अपनी जान देने को भी क्या हो जाए, तैयार हो जाए। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, मानवीय गुणों का विकास करने के लिए, टू डेवलप ह्यूमन ट्रेटिस, मानवीय गुण, प्रजातंत्र के लिए ऐसे नागरिकों की आवश्यकता जो मानवीय गुण हो, जिसमें प्रेम, सहयोग, सहकारिता, सद्भावना, सहानुभूति, धैर्य, परोपकार और त्याग आदि गुण जिसके अंदर हो, ऐसे नागरिकों का हमें क्या करना है, निर्माण देश के लिए करना है, जिसके लिए हमें शिक्षा की जरूरत है, ठीक है। ऐसे नागरिकों पर ही क्या होता है, जो हमारा देश है, जो हमारा प्रजातंत्र, जो हमारा लोकतंत्र है, वो क्या करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, प्रजातांत्रिक आदर्शों के विकास, आदर्शों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए, प्रजातांत्रिक आदर्श जो उनके अंदर विश्वास उत्पन्न हो, इसके लिए प्रजातंत्र के कुछ अपने आदर्श और मूल्य होते हैं, और प्रजातंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिक इन आदर्शों और मूल्यों में विश्वास करते हैं और उनके अनुसार आचरण करते हो। इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है कि शिक्षा ही इस महत्वपूर्ण कार्य करती है, और शिक्षा नागरिकों में इन आदर्शों मूल्यों के प्रति विश्वास उत्पन्न करती है और इसके लिए अनुसार उन्हें आचरण करने की आदत विकसित करती है। कि प्रत्येक किसी भी देश को, किसी भी संस्था को, किसी भी चीज को चलाने के लिए उसके कुछ ना कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों के अनुसार ही क्या होता है, आपको वहां पर चलना होता है। तो यही बात यहाँ पर कही, प्रजातांत्रिक जो आपके आदर्श है उसमें विश्वास उत्पन्न करने के लिए, कि देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो तरीके बनाए गए, उनका आप लोग क्या करें, आचरण करें, उनका पालन करें। नेक्स्ट, संस्कृति के संरक्षण और हस्तांतरण के लिए प्रजातंत्र में आवश्यक है कि सभी नागरिक अपने संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान आदि गुणों से परिचित हों और उनके विकास में अपना योगदान दे, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति, अपनी एक सभ्यता होती है, उसका ज्ञान जो आप लोगों को होना चाहिए, और वो ज्ञान जो है आप अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों के आकर उस ज्ञान को आप लोग हस्तांतरित कर सके, अपने ट्रांसफर कर सके, उस अपनी सभ्यता को, उस अपने संस्कृति को। नेक्स्ट, ये हमने देखा कि प्रजातंत्र के अंदर शिक्षा के जो है वो क्या उद्देश्य होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा का जनतांत्रिक प्रारूप क्या है, कि शिक्षा जो जनतंत्र को जो हम शिक्षा दे रहे हैं उससे क्या क्या चीजें जो है हमें मिली है, ठीक है। उसके बारे में लोग बात करेंगे कि लोकतांत्रिक शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा में लोकतंत्र की विचारधारा का प्रभाव, शिक्षा के अंदर लोकतंत्र की जो विचारधारा है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में लोग बात करेंगे आज। देखो, इससे आगे सबसे पहले आता है कि समानता का अवसर प्रदान करना और व्यक्तिगत विभिन्नता का आदर करना। समानता का अवसर प्रदान करना, ठीक है, कि लोकतंत्र में जो प्रत्येक बालक है, समाज के लिए क्या है, एक
अमूल्य निधि एक पवित्र होता है, ठीक है। और प्रत्येक बालक को जो है समानता का अवसर जो है उपलब्ध करवाना चाहिए, उसको समान अवसर उपलब्ध हो, उसके बाद सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या है कि शिक्षा के अंदर हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं, समानता लेकर के आए सभी के लिए। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। सभी के लिए अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सभी की व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई बच्चा तेजी से सीखता है, ठीक है, कोई बच्चा नॉर्मल गति से सीखता है, एवरेज होता है। तो उन सब के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी क्या किया हमने, आदर किया है। उसके अकॉर्डिंग क्या करें हम लोग, बालकों की रुचि, योग्यता और अक्षमता को ध्यान में रखा जो है जाता है, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर। नेक्स्ट, सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा। दूसरा पॉइंट है सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा। कि लोकतंत्र में सरकार की बागडोर जनता के हाथ में होती है और प्रत्येक व्यक्ति को जहां एक और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उसे पक्षपात तथा अज्ञान के अंधकार से भी दूर रहना आवश्यक है। और आज प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे वो अपने देश की उचित सरकार का निर्माण कर सके। तो सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा जो सभी को हम लोग जो है दे रहे हैं इस लोकतंत्र के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट है निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि निःशुल्क शिक्षा देने के लिए सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, कि हम लोग जो है विश्व के अन्य देशों की तरह अपने देश के लोगों को प्रजातंत्र, अपने लोकतंत्र, अपने प्रजातंत्र के लोगों को एक अनिवार्य शिक्षा जो एक आयु तक वो जो प्रदान करें। लोकतंत्र सार्वभौमिक और अनिवार्य एवं समान अवसरों को प्रदान करने में विश्वास रखता है। और इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षा वर्ग भेद अर्थात निर्धन एवं धनवान के अंतर का कोई स्थान नहीं है। अतः वर्तमान समय शिक्षा सार्वभौमिक तथा अनिवार्य ही नहीं बल्कि निःशुल्क भी होती जा रही है। लोकतंत्र शासन प्रणाली में शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। अतः अमेरिका, रूस, टर्की, फ्रांस एवं जापान आदि सभी लोकतांत्रिक देशों ने प्रत्येक बालक के लिए एक निश्चित स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही साथ उपयुक्त सभी देश विशिष्ट प्रकार के सभी बालकों की शिक्षा का प्रबंध भी जो है कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सार्वभौमिक शिक्षा है और निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य रूप से सभी को जो है दी जानी चाहिए, सभी देश जो ऐसा कर रहे हैं और हमें भी जो है ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। लोकतंत्र के अंदर शिक्षा व्यवस्था आने से हमने क्या की, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की है। लोकतंत्रीय विचारधारा के अनुसार विभिन्न देशों में प्रौढ़ शिक्षा, क्षत्रिय शिक्षा, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। और इस समय विभिन्न राज्यों में रात्रि स्कूल और प्रौढ़ साहित्य की व्यवस्था जो है की जा रही है, ताकि हम लोग अपनी साक्षरता दर को बढ़ा सकें। इसलिए क्या प्रौढ़ों को भी शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। नेक्स्ट है बाल केंद्रीय शिक्षा। बाल केंद्रीय शिक्षा मतलब क्या कि ऐसी शिक्षा देना जिसमें क्या हो, जिसमें बच्चे का खुद का योगदान हो, बाल केंद्रित हो, यानी कि टीचर जो है उसमें क्या हो, टीचर एक साधन उसके रूप में हो, या बच्चा जो केंद्र बिंदु, बच्चे से सारे काम करवाए जाए। लोकतंत्र विचारधारा के प्रभाव से अब बालक के व्यक्तित्व को प्रमुखता दी जा रही है। इसलिए अब ऐसे वातावरण का निर्माण किया जा रहा है जिसमें रहते हुए बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो जाए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अब शिक्षा जो है बाल केंद्रित होती जा रही है। पहले जो शिक्षा थी वो टीचर केंद्रित थी, वो टीचर सेंटर्ड थी। नेक्स्ट, उसके बाद आती है शिक्षण पद्धतियां। वर्तमान समय बालकों की रुचियों एवं शक्तियों का दमन करने वाली रूढ़िगत सामूहिक शिक्षण प्रणाली समाप्त होती जा रही है। शिक्षण पद्धतियां क्या है कि वर्तमान समय बालक की रुचियां के अनुसार जो है और शक्तियों का दमन करने वाली रूढ़िगत सामूहिक शिक्षण पद्धति जो है समाप्त होती जा रही है। पहले क्या था कि सभी को जो है एक ही विधि से पढ़ा जाता है। अब समय के अनुसार क्या है, लोकतंत्र के अंदर जब से शिक्षा के नए नए आयाम आए, तब से शिक्षण विधियां जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। हम लोग नए नए मेथड से पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्ट मेथड से, दृश्य सर्वे सामग्री के माध्यम से अलग तरीके से हम लोग जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है कि व्यक्तिगत अध्ययन का महत्व। व्यक्तिगत अध्ययन का महत्व कि वर्तमान समय में लोकतंत्रीय विचारधारा से प्रभावित होते हुए शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत अध्ययन के महत्व को दृष्टि में रखते हुए उनकी पारिवारिक परिस्थितियां, मनोज्ञान की विशेषताओं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा अभिरुचियों को समझने का जो है प्रयास कर रहा है। तो व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं, इंडिविजुअल लर्निंग जो है बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक क्रियाएं। वर्तमान परिस्थिति में स्कूलों में केवल पुस्तकीय ज्ञान पर बल न देते हुए सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक तत्वों का भी मुख्य स्थान दिया जाता है, जिससे प्रत्येक बालक सामाजिक अनुभव जो है प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है छात्र परिषद शिक्षण पद्धतियां, स्टूडेंट यूनियन।
लोकतंत्रीय भावना से प्रेरित हुए आज स्कूलों में छात्र संघ अथवा छात्र परिषद को प्रोत्साहन जो है दिया जा रहा है, ताकि नए नए जो युवा नेता जो उभर करके सामने आए। इसलिए कॉलेजों में, विद्यालय में जो है छात्र यूनियन या छात्र संघ बने हुए हैं। नेक्स्ट, शिक्षक के व्यक्तित्व का सम्मान, रिस्पेक्ट ऑफ टीचर पर्सनैलिटी। लोकतंत्रीय व्यवस्था में शिक्षक के व्यक्तित्व को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और जनतंत्रीय भावना से प्रेरित होते हुए वर्तमान समय में जहां एक और शिक्षक से पाठ्य चर्चा के निर्माण में सहयोग प्राप्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षण कार्य के लिए भी आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो अब शिक्षक को क्या है, शिक्षक को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। पाठ्यक्रम के निर्माण के इसमें शिक्षक से पूछा जाता है, शिक्षकों की कमेटी बनाई जाती है, उससे पूछताछ की जाती है कि वो पाठ्यक्रम के अंदर, पाठ्य चर्चा के अंदर क्या बदलाव चाहते हैं। उनको आज़ादी दी जाती है कि आप लोग किसी भी शिक्षण पद्धति से पढ़ाएं, बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, उनको नए नए ट्रेनिंग दी जाती है, बीच में उनको सेमिनार आयोजित किए जाते हैं टीचरों के लिए, उनको अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण पर भेजा जाता है ताकि वहां से कुछ नया सीख सके। नेक्स्ट, स्कूल प्रशासन। वर्तमान समय में लोकतंत्रीय भावना के प्रभाव से स्कूल के संगठन तथा प्रशासन का कार्य में बालकों को भाग लेने के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे उनमें स्वशासन की भावना जो विकसित हो सके। जैसे किसी बच्चों को एक दिन का प्रिंसिपल बना दिया, किसी को एक दिन का क्लास टीचर बना दिया, ऐसी ऐसी चीज आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी। तो स्कूल प्रशासन में जो बच्चों की हिस्सेदारी दी जा रही है। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षा, इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्तमान परिस्थिति में बालकों की मानसिक योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए बुद्धि परीक्षाओं का प्रयोग किया गया है। अलग अलग बुद्धि परीक्षण आप लोग पढ़ेंगे, हरमन रोसा स्याही परीक्षण, ठीक है, और भी बुद्धि लब्धि के जो सिद्धांत है वो आप लोग पढ़ेंगे बुद्धि के अंदर। तो ये क्या है, ये उसी का एक तरीका है कि बुद्धि परीक्षाएं बच्चे की करवाई जा रही है। बालक का शारीरिक स्वास्थ्य। वर्तमान समय स्कूलों में बालक के शारीरिक दृष्टि स्वस्थ रखने के लिए एक तरफ जहां अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी और तरफ स्कूल के अस्पताल का डॉक्टर प्रत्येक बालक के शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा करके उसे पूर्ण स्वस्थ बनाने के लिए अपना निजी परामर्श भी देता है। ठीक है, तो ये भी होता है कि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए एक तो सरकार की तरफ से जो मिड डे मील की जो स्कीम है भारत के अंदर वो लागू की गई है। ठीक है, ताकि बच्चों को पूर्ण पोषण जो मिल सके, बच्चे को स्कूल के 6 के 6 दिन जो है अलग अलग तरीके का खाना दिया जाता है। और साथ में डॉक्टर्स की जो टीम है वो समय समय पर स्कूलों के अंदर क्या करते हैं, बच्चे के स्वास्थ्य की जांच करती है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, और क्या हुआ लोकतंत्र के शिक्षा अवस्था आने के स्कूल। ठीक है, लोकतंत्रीय भावना, स्कूल की लोकतंत्रीय भावना के प्रभाव से स्कूल को ऐसा स्थान दिया गया जहां पर प्रत्येक बालक नागरिकता की शिक्षा के साथ साथ विश्व बंधुत्व की शिक्षा प्राप्त करते हुए मानवता के आदर्शों को विकसित कर सके। दूसरे शब्दों में वर्तमान समय में स्कूल को समाज का लघु रूप माना जाने लगा। ठीक है, स्कूल जो है समाज का लघु रूप है, क्योंकि स्कूल के अंदर सभी जाति के, सभी धर्म के बच्चे आते हैं, तो वो क्या हो, एक सामाजिक जो है सामाजिक हिस्सेदारी जो वहां पर दिखाई देती है। तो सामाजिक तरीके से हम लोग स्कूल को देख सकते हैं क्योंकि समाज का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा के समस्त साधनों में सहयोग। कि लोकतंत्रीय समाज में शिक्षा के संपूर्ण साधनों में परस्पर सहयोग होता है, इसलिए वर्तमान समय लोकतंत्र के प्रभाव से परिवार, स्कूल, समुदाय, धर्म, राज्य आदि शिक्षा के समस्त साधनों में सहयोग स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कि समस्त साधन जैसे स्कूल है, परिवार है, परिवार का भी क्या होना चाहिए, समाज के अंदर योगदान होना चाहिए, स्कूल के अंदर योगदान होना चाहिए, उन सब बातों को हमने यहाँ पर देखा है। तो हमने आज जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोकतंत्र के अंदर शिक्षा का क्या महत्व है, क्या आवश्यकता महसूस हुई, लोकतंत्र के सिद्धांत क्या होते हैं, लोकतंत्र के अंदर शिक्षा के क्या उद्देश्य है, और लोकतंत्र के अंदर शिक्षा के आने से क्या प्रभाव शिक्षा के ऊपर पड़े हैं। तो आज हमने इसके बारे में जाना है। कल हम एक नया टॉपिक लेकर के फिर आपके सामने पेश होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।